हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। सबसे पहली बकवास बातें करेंगे। मैकेनिकल वेव क्या होती है? कुछ नहीं है, पार्टिकल जिसमें मूव करते हैं उसमें मैकेनिकल वेव होती है। और उस मैकेनिकल में दो तरीके की मैकेनिकल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें बेसिकली होता है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं पार्टिकल को वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहा हूं और डिस्टर्बेंस भी इधर जा रही है, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इन दिस केस जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। उसके अलावा स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाती है अंडर द रूट टी बाई म्यू। Obviously T is the tension in the string, mu is the mass per unit length of that particular string। इसका प्रूफ भी होता है बट इसकी प्रूफ का रेलेवेंस ना आपके जेई मेन के लिए और ना ही स्कूल के बोर्ड के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब स्पीड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर द रूट बल्क मॉडुलस बाई रो। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड होती है वो होती है अंडर द रूट ऑफ बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो। ठीक है, क्योंकि जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूव कर लेती है। तो सॉलिड के केस में बात करते हो तो जनरली ये देखा गया है कि बल्क मॉडुलस की जगह यंग्स मॉडुलस के बारे में बात हो रही है। तो यंग्स मॉडुलस, अगर स्टील है हमारे पास तो उसमें यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी का अंडर द रूट ऐसे कुछ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड है हमारे पास तो लिक्विड में जनरली बल्क मॉडुलस की बात ही होती है। ठीक है, बल्क मॉडुलस बाय रो। एंड देन अगेन उसमें बल्क मॉडुलस में बहुत बार एक टर्म जैसे बल्क मॉडुलस होता है, एक और टर्म होता है ना, कौन सा, कंप्रेसिबिलिटी, 1 बाई बल्क मॉडुलस होता है वो। ठीक है, तो उसमें बहुत बार 1 बाई बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी दे देते हैं और आपको बल्क मॉडुलस 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी बोलना है। दैट इज सिंपल इनफ, सो दैट इज ओके। ऐसी कुछ कहानी भी हो सकती है बट ठीक है, बहुत रेयरली यूज बात है, तो डोंट वरी। गैस के केस में जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये जो बल्क मॉडुलस है वो डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस, क्योंकि गैस जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो अगेन उसमें जो बल्क मॉडुलस है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो कैसी आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उस पर कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की अगर हम लोग बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? अंडर द रूट ऑफ गामा पी बाई रो। सो पीवी रेस्ट पर हम मानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है, तो साउंड जब एयर में ट्रैवल करता है तो बहुत क्विकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है। तो इतना क्विकली कंप्रेशन एक्सपेंशन में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, क्योंकि हीट एक्सचेंज हमेशा कुछ टाइम लेता है, इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो जो प्रोसेस फॉलो करता है वो फॉलो करता है एडियाबैटिक, विच उसकी इक्वेशन होती है पीवी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे को पता चल जाता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो जाता है गामा पी। तो यहां पे हमारा जवाब आ जाता है इसका गामा पी बाई रो। दैट इज ओके। ठीक है, एंड गामा पी बाई रो की बात करते हैं, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी होता है, तो पी बाई रो की बात जब करते हैं तो गामा आर टी बाई एम बी हम लोग इसे बोल देते हैं। पहले हम मानते थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, न्यूटन के टाइम पे तो पी बाई रो था, पर फिर हमने इवेंचुअली गामा पी बाई रो किया और फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमारी अंडर द रूट गामा पी बाई रो से मैच करी। अगेन एयर के केस में बहुत बार ये लगता है कि भाई उसको गामा कैसे निकालेंगे, उसकी एटॉमिसिटी तो पता नहीं है हमें, बट हमें पता है क्योंकि 99% से ज्यादा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही, और दोनों डायटोमिक है, तो डायटोमिक वाला गामा आप ले लोगे मोर और लेस। इज इट और नॉट? ठीक है, सो दैट इज सिंपल सी कहानी। मॉलिक्यूलर मास में फिर आप मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर मान सकते हो कुछ कुछ, अगर जस्ट इन केस इस तरीके से कर रहे हो। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी आती है एटमॉस्फेयर, तो हमें पता ही है, तो ये वैल्यू करीब करीब 332 मीटर पर सेकंड आ जाती है हमारे पास। एक छोटी सी बात हमारे पास एक और होती है कि अगर हम खड़े हुए हैं और हम क्या कहते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मान लीजिए वो 332 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो
तो अगर हमें गाड़ी में जो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है और हम इस बार साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस बार साउंड की कितनी स्पीड होती है? 332 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली। द आइडिया इज कि जो वेव की जो स्पीड है डिपेंड्स ओनली अपॉन दी मीडियम। मतलब हम ये बोलते हैं जो सी है डिपेंड्स ओनली अपॉन द मीडियम, बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स। ठीक है, एक्चुअली में आप वेव को फेक नहीं रहे होते। क्या कर रहे होते हो? वेव को बस यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हो बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये सब चीजें जो हैं वो वेव की जो डिस्टर्बेंस है वो आगे प्रोपोगेट होती है। दैट इज बेसिकली द की। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विंड ब्लो कर रही है तो मैं कह देता हूं जो स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सी प्लस वीएम हो जाएगी, क्योंकि ये जो सी हम वैल्यू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम है। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू दी मीडियम है। ठीक है, हाँ इसमें ये बात कर सकते हो, वेक्टर एडिशन कर सकते हो कि भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सी भी इधर है और स्पीड की विंड की भी इधर है तो ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी सी प्लस वीएम हो जाएगी। और अगर सी इधर है और वी इधर है, विंड की वेलोसिटी इधर है, तो सी माइनस वीएम हो जाएगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट इज ओके। तो ये बातें कुछ बेसिक बातें हैं हमारे लिए जो हमने पहली क्लास में करी होंगी, जो सिंपल सी बातें हैं। फिर हमारी जो बात आती है वो आती है वेव इक्वेशन। यहाँ पे समझ आना बंद हो जाता है। अभी यहां तक चीजें ठीक थी कि हाँ ठीक है चल रहा है, कुछ 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 हो रहा है, बल्ले बल्ले। ठीक है, बट वेव इक्वेशन जो हमारे पास होती है, आपको बस एक चीज यहाँ पे समझने वाली थी, मैं बोल देता हूं, वैसे तो ये फिर से कंफ्यूज करेगी तुम्हें, बट फिर आगे साइनोसॉइडल से स्टार्ट कर लेंगे। बट हम बोल रहे वेव इक्वेशन जो है, या फिर ऐसे बोल देता हूं और सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि फंक्शन होना चाहिए या तो ax प्लस बीटी का, या फिर फंक्शन होना चाहिए ax माइनस बीटी का। बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वेव इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एट एनी x एट एनी टाइम t। वेव इक्वेशन में हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एट एनी x एट एनी टाइम t। या तो ax प्लस बीटी का फंक्शन होना चाहिए, ax माइनस बीटी का फंक्शन होना चाहिए। अगर ax माइनस बीटी का फंक्शन होता है तो कैसी वेव होती है? राइट ट्रैवलिंग या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन वाली। और अगर क्या कहते हैं ax प्लस बीटी का फंक्शन होता है तो कैसी वेव होती है? लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव होती है। इज दैट ओके? ठीक है, और अगर ax प्लस बीटी या फिर ax माइनस बीटी इन दोनों में से किसी का फंक्शन नहीं है तो फिर वेव नहीं है, वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है। वो क्या नहीं है? ट्रैवलिंग वेव नहीं है, उसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर नहीं हो रही है। दैट इज द सिचुएशन। अब अगर हम बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव क्या होती है? साइनोसॉइडल वेव होती है जिसमें बेसिकली जो फंक्शन होता है वो साइनोसॉइडल है, या फिर जो हमारा टी एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल को जब हम एसएचएम में मूव करते हैं, जब एक्स इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल को हम एसएचएम में मूव करते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो इक्वेशन आती है वेव की y एट एनी x एट एनी टाइम t वो आ जाती है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। ये समझ आ रही है बात हम लोगों को? बहुत ही अच्छी बात है। साइन ये कॉस भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि साइन ही होना है, ये कॉस भी हो सकता है, उसमें तो कोई चैलेंज नहीं होता हम लोगों को। The only thing here is that y of at any x at any time t अगर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो a तो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, ओमेगा आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई f, और जो k है वो क्या है? एंगुलर वेव नंबर विच इज 2 पाई बाई लैम्डा, ऐसे कुछ हो जाता है, राइट? तो दैट इज परफेक्टली ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारी वेव आ जाती है, कोई इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है। और फाइनल इनिशियल फेज एंगल वो सब कहानी है, सिंपल है। फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द वेव, तो अगर आप कोई ट्रैवलिंग वेव है उसमें कोई भी दो पॉइंट्स लें जिनके बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, वही अगेन पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वैसा ही कुछ रिश्ता है ये। एंड देन द आइडिया इज सिंपल कि यार क्या कहते हैं, अगर भाई देखो फेज ये पार्ट डिफरेंस जो वो एन लैम्डा हो जाएगा तो इन फेज आ जाएंगे पार्टिकल, क्योंकि 2n पाई फेज डिफरेंस आ जाएगा, और ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज पार्टिकल आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ हमें बात समझ आती है, तो कोई ऐसा इशू तो है नहीं। इसके अलावा कोई आपसे पूछे मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड एंड मैक्सिमम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और पार्टिकल क्या होगा? ये बेसिकली इस पार्टिकल का स्पीड और पार्टिकल का एक्सेलरेशन, वेव की स्पीड से कुछ तो नहीं है इसका। देयर इज अ डिफरेंस, वेव पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है। तो अभी जो हम स्पीड बात करें तो ये वाली वेव की स्पीड थी। इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड कितनी हो जाती है? ओमेगा ए, और मैक्सिमम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना हो जाता है?
ओमेगा स्क्वायर, ये एसएचएम वाली बात है। तो अगर कोई ये वर्ड यूज कर ले आपके साथ तो डोंट फील सो बैड कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा ए तो हमें पता है एसएचएम में होता है, ऐसे कुछ है। एक और घटिया सा रिलेशन यूज तो आज तक हुआ नहीं, कभी हुआ है आज तक ये रिजल्ट यूज? हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड वीपी। तो क्या होता है इसमें, रिलेशनशिप क्या होता है, हाँ स्लोप, और वीपी बाई स्लोप जो होता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा ओमेगा बाई के हो जाता है ना। वीपी बाई स्लोप जो जाता है वो ओमेगा बाई के हो जाता है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन एक कहीं पे ये आ जाती है। एक्चुअली में इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। राइट ट्रैवलिंग वेव के लिए ये माइनस होता है, राइट ट्रैवलिंग वेव होती है तो, और लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव के लिए यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाती है, कुछ इस तरीके से होता था। बट अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वीपी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी, स्लोप क्या है, उस पॉइंट पे जो वेव का जो पैटर्न है उसकी स्लोप कितनी है, ठीक है। ऐसे कुछ सिचुएशन है, बस लिखवाने वाली बात है, तो मुझे कुछ लगता है यूज ज्यादा होगा। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं तो हम 3 या 4 केस पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। तो पहली चीज होती है सुपर पोजिशन में जो हम देखते हैं वो क्या है, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। भाई साहब अगर एक वेव की वजह से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 है तो दूसरी वेव की वजह से और y2 है, तो दोनों को मिला के अगर दोनों वेव्स एक जगह पे सुपर इंपोज कर रही है एक दूसरे पे इंटरफेयर कर रही है किसी पॉइंट पे, तो जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, राइट। और अगेन इसमें सबसे पहला केस बनता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का है। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का है, तो इन दिस केस क्या होगा, जो आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है, 2a cos डेल्टा फाई बाई 2, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो। अगर एम्पलीट्यूड अलग है तो हमारा रिजल्ट बन जाता है कौन से वाला, एसएचएम वाला, सॉरी वेक्टर वाला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, ऐसा कुछ बन जाता है। बट हाँ अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है तो 2a cos डेल्टा फाई बाई 2 हो जाता है। और अगर इंटेंसिटी की बात करते हो तो हमें पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वहां से हमें क्या समझ आ जाता है, इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। आई होप इट इज सिंपल, है ना, ठीक है। ये इस तरीके से हम समझ लेते हैं, ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में इस तरीके से हमें याद रखना होता है रिजल्ट। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों रिजल्ट्स बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब डेल्टा फाई जो है वो 2n पाई। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब डेल्टा फाई जो है 2n पाई। और कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, अगर दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं तो अगर सेम एम्पलीट्यूड के तो 2a हो जाएगा, अगर a1 a2 एम्पलीट्यूड होता है तो a1 प्लस a2 आ जाता है, राइट। सो दैट इज द सिचुएशन। जनरली मैंने अपने दिमाग में इस तरीके से बनाया हुआ है कि मैं 11वीं में जब बताता हूँ तो मैं तो सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स लेता हूँ, अलग एम्पलीट्यूड वाली में तो दिमाग खराब हो जाता है, टू मच मैथ्स हो जाती है। और जब 12वीं वेव ऑप्टिक्स इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उसमें इंटरफेरेंस कराते समय अलग एम्पलीट्यूड वाली वेव्स कर लेता हूँ। तो ऐसे कुछ बनाया, आप लोगों ने रियलाइज नहीं किया होगा, मतलब वो तो कि ऐसा भी आपने कुछ सोचा होगा बताते समय, मतलब इतना भी मैं सोच के रखता हूँ कि जब मैंने वेव का चैप्टर बनाया कि मेरे को दोनों केस पढ़ाने हैं, सेम एम्पलीट्यूड भी पढ़ाना है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड पढ़ाना है। तो पहले डिफरेंट एम्पलीट्यूड पढ़ाने की जगह मैं पहले सेम एम्पलीट्यूड पढ़ा देता हूँ 11वीं में। 11वीं का सब कुछ हो जाता है उससे, लार्जली कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं होते होंगे तो ठीक है, आप खुद से ठीक कर लेते होंगे। बट फिर 12वीं में हम जाके से डिफरेंट एम्पलीट्यूड पढ़ लेते हैं, तो इवन वो मुझे पता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a, डेल्टा फाई 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, और इन दिस केस मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है अगर सेम एम्पलीट्यूड है दोनों का, तो 0। और डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विच इज 2n प्लस 1 इंटू पाई। वेव्स आउट ऑफ फेज हो ना, तो उनका फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 इंटू पाई होना चाहिए। तो ऐसे कुछ हम लोग कर लेते हैं। अगेन इसके अलावा एक और बात निकल के आती है विच इज फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस इन साउंड वेव्स। तो अगेन तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा पंगा नहीं है। डेल्टा फाई जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पार्ट डिफरेंस प्लस डेल्टा फाई एस ना गाइस,
डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स द पाथ डिफरेंस प्लस डेल्टा फाई एस, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। एंड अगेन उसके अलावा अगर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं एज्यूम कर लूं जो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है हमारा, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम करते हैं, डेल्टा फाई एस जो है वो जीरो हो जाता है। डेल्टा फाई एस अगर जीरो हो जाता है तो डेल्टा फाई एस जीरो होने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन बनती है, पाथ डिफरेंस पे, पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन बनती है हमारी, पाथ डिफरेंस इज 2n+1 लैम्डा बाई 2। अगेन मैं रिजल्ट इस रिजल्ट से प्रूव कर सकता हूं ये सारी चीजें, बट इवेंचुअली ये बातें याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और अगर सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई हो जाए, क्या हो जाए, पाई, मतलब सोर्सेज एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हो जाए, तो आपकी कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटरचेंज हो जाती है। कैसे इंटरचेंज होती है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। ऑप्टिक्स में ज्यादा कहीं ना कहीं फिगर आउट होता है, अभी तो आई थिंक वी आर एबल टू मैनेज इट, तो इतना पंगा नहीं है। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस वाला एक फैक्ट भी आ जाता है कि वेव में पाथ डिफरेंस जैसी भी कोई चीज हो सकती है, दो वेव्स कितना डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, तो इंटरफेरेंस उस तरीके से, कोई बात नहीं। अब हमारा जो अगला केस बनता है वो बनता है स्टैंडिंग वेव वाला। क्या केस बनता है, स्टैंडिंग वेव वाला केस बनता है। तो केस 2 जैसे हमारा पहला केस था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, अगला केस बनता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में बेसिकली हमारे पास दो वेव्स होती हैं, एक वेव राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है और जो दूसरी वेव है वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, ऐसे कुछ आ जाएगा, मान लेते हैं। ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं, एक राइट ट्रैवलिंग वेव और एक लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव, सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन। अब जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती हैं, क्या होती हैं, ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती हैं, तो क्या बनता है, अगर आप देखोगे तो y हो जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन ए प्लस साइन बी इज 2a साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसे कुछ हमें पता है। तो ये वाला टर्म टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इस टर्म को हम एम्पलीट्यूड वाला टर्म बोलते हैं। और ये वाला जो टर्म है हमारा फेज वाला टर्म होता है कि जिसकी वजह से पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करे, तो पार्टिकल ऐसे जम कर रहा होता है। बट इस बार जो एम्पलीट्यूड है हर पर्टिकुलर लोकेशन का एक फिक्स हो जाता है, हर लोकेशन का अलग अलग एम्पलीट्यूड हो जाता है। एंड स्टैंडिंग वेव के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा नहीं देखा, तो याद होगा आप लोगों को, ऐसे कुछ पैटर्न बनाते थे हम लोग, जिस स्ट्रिंग को बीच में से वाइब्रेट करके छोड़ते हैं तो ऐसे कुछ वाइब्रेट करती है ना। हाँ, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दो तरीके के पोजीशंस होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है। एक तो होती है हमारी नोड और एक होती है एंटी नोड। नोड कौन सी होती है, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम या फिर जीरो इन दिस केस, और एंटी नोड क्या होती है, एम्पलीट्यूड जो है हमारा मैक्सिमम है विच इन दिस केस बिकम्स 2a, है ना। और एम्पलीट्यूड मिनिमम और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाली जो पोजीशंस है, अगेन मैं अब यहाँ पे इसके हिसाब से बता सकता हूं कहां पे मिनिमम आएगा कहां पे मैक्सिमम आएगा, बट आपको एसेंशियली ये ध्यान रखना है, आपको जो ध्यान रखना होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होता है मेरे बच्चों, ठीक है, हाँ बेसिकली, हाँ एक बात जो ध्यान रखनी होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, क्या होता है लैम्डा बाई 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड। ऑब्वियसली मैं कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूं, मतलब प्लीज, एंड एन एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। ये फैक्ट आपको एसेंशियली याद रखने की कहानी होती है। जैसे मैंने यहां पे बोला ना, तो अगर मैंने ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया तो आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2 है, और अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो लैम्डा बाई 4 है। यहां से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये अगेन यहां तक आते आते हमारा जान खत्म होने लग गई थी, बट ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें स्टैंडिंग वेव के हमारे 3-4 केसेस होते हैं। एक सोनोमीटर वायर वाला केस होता है। सोनोमीटर वायर वाले केस में अगेन हम लोग ऐसे कुछ वायर को सेटअप करते हैं, तो ये स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव कब प्रोड्यूस हो रही होती है, जब इस पॉइंट पे नोड हो और इस पॉइंट पे नोड हो।
अगर इन दोनों पॉइंट्स पे नोड आ जाए हमारा तो स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव बनती है। और हमारा जो सबसे बेसिक फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाता है वो ये हो जाता है। और उस केस में जो हमारा एफ नॉट होता है वो हो जाता है कितना, C/2L, वेर C की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट T/μ। और जनरली यहाँ कुछ वेट लटका होता है तो उस वेट से आपको टेंशन इज इक्वल टू mg ऑफ दैट वेट भी पता चल जाती है, तो वहां से दैट इज ओके। तो सिंपल सी कहानी है। तो एफ नॉट C/2L होता है। सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये इकलौता मोड नहीं होता, हमें तो सिर्फ ये फिक्स होता है कि इन दोनों एंड्स पे नोड होना चाहिए। बीच में भी नोड आ सकता है, बीच में नोड आ जाए तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे और ऐसे भी बन सकती है सिचुएशन, कुछ इस तरीके से ही बन जाती है। तो मतलब अगेन मल्टीपल पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। जो सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास यहाँ पे होता है वो F0, 2F0, 3F0 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होता है। एंड ये बात समझ आती है कि nth हार्मोनिक, nth ओवरटोन जो है, जैसे फर्स्ट ओवरटोन जो ये फंडामेंटल टोन है, उसके बाद जो सेकंड फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 2F0 होती है। nth ओवरटोन इज n+1th हार्मोनिक, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n+1F0 कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाती है। तो ये एक कुछ कुछ रूल हम लोग वेव्स में बनाते थे। सॉरी जिन लोगों ने वेव्स नहीं पढ़ा था अच्छे से, अब चीजें मुश्किल होने लग रही हैं, बट हाँ जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। रेजोनेंस की क्या बला है, रेजोनेंस क्या होता है मेरे बच्चों? रेजोनेंस जब होता है व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो बेसिकली वो कब होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन मैचेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन की ये फ्रीक्वेंसीज है, और जिस फ्रीक्वेंसी से आप उसको वाइब्रेट करना चाह रहे हो, अगर वो दोनों मैच कर जाएं तो वो रेजोनेंस होता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चाह रहे हो, अगर ट्यूनिंग फॉर्क से कुछ वाइब्रेट कर रहे हो तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, वो रेजोनेंस हो जाता है। इज इट ओके? ठीक है, सिंपल सी सिचुएशन ऐसी कुछ हमारे सामने जाती है। और उस केस में एम्पलीट्यूड, मतलब व्हेन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, मैक्सिमम बोलना थोड़ी अजीब जाता है, व्हेन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बाय अ लार्ज अमाउंट, इंक्रीजेस बाय अ लार्ज अमाउंट। वही गिटार में एक छोटी सी वायर से आप इतना ज्यादा आवाज प्रोड्यूस कर देते हो ना, तो नॉर्मली डजंट रियली सीम पॉसिबल प्रैक्टिकली। दूसरी कहानी जो हमारे सामने आती है वो है क्लोज्ड एयर कॉलम। ठीक है, तो क्लोज्ड एयर कॉलम में क्या होता है, जो ये अभी हम स्टैंडिंग वेव्स वाले में ही है, एक हमारा सोनोमीटर वायर वाला केस बना, एक क्लोज्ड एयर कॉलम वाला बना, एग्जैक्टली सोनोमीटर वाले टाइप ही होता है। नहीं सॉरी, क्लोज्ड एयर कॉलम में नहीं होता। क्लोज्ड एयर कॉलम में क्या होता है हमारे पास कि इधर एंटी नोड होता है और इधर नोड होता है। तो हमारा जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। इस केस में जब आप फ्रीक्वेंसी देखते हो, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, C/4L। और C की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, जनरली ये साउंड वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही है, तो अंडर द रूट गामा P/ρ, उस तरीके से आपकी स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है अंडर द रूट गामा P/ρ। गाइस इज इट ओके? वो स्पीड दे ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, इसमें सिर्फ और हार्मोनिक्स होते हैं। तो न्यू नॉट है, 3 न्यू नॉट है, 5 न्यू नॉट है, ऐसे करके हमारे सिर्फ और हार्मोनिक्स इस केस में पॉसिबल होते हैं। और nth ओवरटोन जो है हमारी, जैसे फर्स्ट ओवरटोन विल बी 3 न्यू नॉट, तो वहां से हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि nth ओवरटोन इज 2n+1th हार्मोनिक। समझ रहे हो ना, n को अगर 1 डालूंगा तो 3 आ जाएगा ना, तो फर्स्ट ओवरटोन में 3 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो 2n+1th हार्मोनिक, या फिर विच इज सेम एज 2n+1 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। कहीं पे F0 यूज करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, कभी न्यू नॉट यूज करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आपको दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओ। ओपन एयर कॉलम में क्या होता है मेरे बच्चों, ओपन एयर कॉलम में क्या हो जाता है, ओपन एयर कॉलम में इधर भी एंटीनोड और इधर भी एंटीनोड हो जाता है, और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू नॉट होती है वो C/2L आ जाती है, और फिर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का सेट है वो आ जाता है न्यू नॉट, 2 न्यू नॉट, 3 न्यू नॉट, सेम अगेन ऐसे कुछ। एंड बस वही nth ओवरटोन इस बार क्या हो जाती है, n+1 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी।
इस तरीके से हम लोग इसे देख लेते हैं। इतना दिमाग लगाना होता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने से कोई सोनोमीटर वायर वाला ही केस बन जाता है ये, ठीक है, जो केस बन जाता है हमारे पास। इसके अलावा एक छोटा सा केस और भी होता है, वायर विच इज फ्री एट वन एंड, जो वायर एक एंड पे फ्री हो। तो अगर एक वायर एक एंड पे फ्री हो तो कौन सा केस हो जाता है, क्लोज्ड एयर कॉलम वाला केस हो जाता है, C/4L, क्योंकि यहां पे एंटी नोड आ जाता है और यहां पे नोड आ जाता है। क्लोज्ड एयर कॉलम वाला सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। तो ये हमारा दूसरा केस ऑफ इंटरफेरेंस हो जाता है। दूसरा केस ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास ये हो जाता है। तीसरा केस ऑफ इंटरफेरेंस, बहुत बार इसका ही सब केस भी बना देते हैं, कि जैसे अपने स्टैंडिंग वेव जो बनाई थी उसमें रादर देन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड की वेव, अलग अलग एम्पलीट्यूड की वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं तो उनके सुपर इंपोज होने पे क्या होता है, ज्यादा मैंने रेयरली कभी देखा है इसे पूछे जाना, और अब कर भी लोगे। इसमें फिर से नोड्स एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो जाएगा, रादर देन जीरो होने की जगह A1 माइनस A2, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा A1 प्लस A2। और जो रिजल्टेंट वेव आती है, क्योंकि उसका किसी भी पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम ही A1 माइनस A2 है, तो आप बोल देते हो कि ये कॉम्बिनेशन है ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का कॉम्बिनेशन है। इज दैट ओके? मतलब अगेन मैं वही कह रहा हूं कि एक केस जो बन रहा है वो अगर A1 इज नॉट इक्वल टू A2, देन इन दैट केस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडिंग एंड ट्रैवलिंग वेव। ऐसे कुछ सिचुएशन बन जाती है। और बस अगेन सिंपल सी सिचुएशन ये, ए मिन जो है वो A1 माइनस A2 हो जाता है, इसका मॉड बोल सकते हो, और ए मैक्स जो है वो A1 प्लस A2 हो जाता है, दैट इज इट। ऐसा कुछ ये तीसरा केस एक बन सकता है हमारे लिए। बट अगेन ये मैं ऐसे इसलिए रैंडम इतना छोटा सा बता रहा हूं क्योंकि इस पे ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। प्रश्न इस पे ही आता है, आपने इतने सारे प्रश्न कर लिए जीवन में अभी तक, आपने देखे ऐसे केसेस जिसमें A1 इज नॉट इक्वल टू A2, ऐसे कुछ कहानी करनी पड़ रही, नहीं करनी पड़ रही होती, सो दैट इज ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपन एयर कॉलम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला जो चौथा केस हमारा बनता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का, वो बनता है बीट्स वाला। क्या बनता है? बीट्स वाला हमारा केस बनता है। अब बीट्स वाले केस में एसेंशियली क्या होता है, ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, जनरली हम बोलते थे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स हमारी जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती हैं तो कुछ प्रोड्यूस होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बीट्स। ठीक है, अब अगर बीट्स के बारे में बात करें तो हम जनरली कहते हैं x = 0 वाले पार्टिकल का वो देख लेंगे मोशन, तो हमें समझ आ जाएगा कि 2a साइन ऑफ ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 इंटू टी और इंटू कॉस ऑफ ω1 माइनस ω2 अपॉन 2 इंटू टी। ना इन दोनों टर्म्स में जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा टर्म जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है? ये वाला टर्म जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ये वाला टर्म स्लोली चेंज हो रहा है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। जो टर्म स्लोली चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड वाला टर्म। और दूसरे वाले टर्म को क्या बोल देते हैं? फेज एंगल वाला टर्म। तो ये जब इस टर्म को हम लोग बोल देते हैं एम्पलीट्यूड वाला टर्म। और अब यहां पे हमारे को दिख जाता है कि अगर हम इस टर्म को एम्पलीट्यूड वाला टर्म बोल दें तो हमारे को ये नजर आ जाता है कि यार ये एम्पलीट्यूड तो विद टाइम बदल रहा है। क्या हो रहा है? ये एम्पलीट्यूड विद टाइम बदल रहा है। तो हम इसका बीट पीरियड की जब बात करते हैं, विच इज बेसिकली टाइम बिटवीन टू लाउड साउंड्स, तो वो हम बोल देते हैं, वो आ जाता है 1/f1 माइनस f2, दो लाउड साउंड के बीच का जो समय है। तो यहां से हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात भी कर लेते हैं, विच इज f1 माइनस f2। मॉड जनरली ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू चाहिए उसमें, तो हमें इज दैट ओके? तो अगेन देखो, मैं सॉरी मैं ये भी चीज तुम्हें बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंप्लीशन वाली, पता नहीं क्यों आज कंप्लीशन वाले मोड में आ गया कि मैं ये भी तुम्हें बता रहा हूं, बट इस बात की बात ज्यादा यूज नहीं होती, वाली बात बहुत रेयरली कभी यूज क्वेश्चन है इस वाली बात पे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो कुछ बीट पीरियड और बीट फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए क्या है। सिंपल सी कहानी है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, कोई इसमें तो पंगा तो होता नहीं। एक छोटी सी बात ये भी हो सकती है कि जब भी आप किसी पेंडुलम को, सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क को वो करते हो, फाइल करते हो, फाइल का मतलब क्या है? वो मास रिमूव कर लेते हो उसमें से, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और उसके ऊपर वैक्स वगैरह लगा देते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ऐसा कुछ बहुत बार ट्यूनिंग फॉर्क में फैक्ट होता है, मे बी वो पता हो आप लोग को अच्छे से, तो कोई बात नहीं है उसमें। अगली बात जो हम कर रहे हैं, डोपलर इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी डोपलर इफेक्ट क्या भला है?
डोपलर इफेक्ट क्या कहता है कि भाई जब वेव्स मूव करती, जब सोर्सेज और ऑब्जर्वर मूव करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑब्जर्व करती है वो सेम नहीं होती एज कंपेयर टू, सो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं सेम नहीं होती एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। एंड द फॉर्मूला इज सिंपल कि F इज इक्वल टू एफ नॉट टाइम्स सी माइनस वीओ अपॉन सी माइनस वी एस। और इस सी माइनस वीओ और सी माइनस वी एस में सी तो स्पीड ऑफ वेव ही है, वीओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। अगेन एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि सोर्स टू ऑब्जर्वर वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव माना जाता है, तो क्योंकि वीओ और वीएस को हमें विद साइन डालना होता है, ठीक है, वीओ और वीएस को विद साइन डालना होता है। मैं तो फीलिंग से ही कर लेता हूं, मुझे तो पता है कि सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वीएस को पॉजिटिव डालता हूं, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है, तो सी माइनस वीओ कुछ बन जाता है। मैंने फीलिंग से फिगर आउट किया हुआ है इसे, बट अगेन कोई बात नहीं, आप इसे साइन कन्वेंशन से चेक कर सकते हो कि साइन आप ठीक डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। जैसे ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई हुई है, दोनों मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन बनाए हुए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड की बात जब करते हैं तो उसमें एक छोटी सी चीज देखनी पड़ती है कि अगर एक ये गाड़ी है और इसने कुछ हॉर्न ऐसे ब्लो किया और ये साउंड टकरा के वापस आ रहा है, तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड अगर हम देखेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टर दैट विल बिहेव एज अ सोर्स, तो एफ आर इंटू सी माइनस वी ऑब्जर्वर, वो उधर की तरफ जा रहा है, सी प्लस वी आ जाएगा अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इन दिस केस वो 0 है। ऐसे कुछ आप देखोगे, बस यहां पे ये समझने वाली बात है, एफ आर क्या है, एफ आर इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द रिफ्लेक्टर। जो एफ आर है वो क्या है, तो दो बार लगाना पड़ता है, एक बार ये लगाना पड़ता है कि इस रिफ्लेक्टर किस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर दूसरी बार कि अच्छा उसके बाद जो ऑब्जर्वर जो रिफ्लेक्टेड साउंड को ऑब्जर्व करे दोबारा डोपलर लगाना पड़ रहा है। तो एफ आर की बात करेंगे तो एफ नॉट इंटू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अभी रिफ्लेक्टर ऑब्जर्वर है और सोर्स कितना है सी माइनस वी, तो दैट इज परफेक्टली ओके। तो ये हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, सॉरी। तो हमें रिफ्लेक्टेड साउंड वाले केस में भी जो डोपलर इफेक्ट कैसे लगना है वो समझ आ जाता है। आर वी ओके, समझ आ रही है बात, अकेला कर रहा हूँ क्या मैं इसे, आ रही है बात समझ, बहुत अच्छी बात है। एपरेंट वेवलेंथ, एपरेंट वेवलेंथ का कुछ नहीं है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर लैम्डा नॉट वेवलेंथ से एक सोर्स साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, तो जो ऑब्जर्वर है बेसिकली एपरेंट वेवलेंथ में दो तरीके से मैं देख लेता हूं, या तो मैं बहुत बार इसे देख लेता हूं वेव की रिलेटिव स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय एपरेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से देख लेता हूं। तो अगर कुछ ऐसे देखना है तो, या फिर मैं इस तरीके से देख सकता हूं, सीधे सीधे फॉर्मूला है मेरा सी माइनस वी एस अपॉन सी इंटू लैम्डा नॉट, दैट इज इट। एक इंटरेस्टिंग बात वेवलेंथ में होती है कि जो ऑब्जर्व वेवलेंथ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी ऑब्जर्वर वेलोसिटी होती है, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे ऑब्जर्वर मूव करता हुआ अज्यूम किया था, बट फिर भी ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली जो रिलेटिव स्पीड होती है सी माइनस वी हो जाती है अपॉन एफ नॉट इंटू सी माइनस वी नो इंटू अपॉन सी माइनस वी एस, सी माइनस वी दोनों टर्म्स क्या एक्चुअली क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, सो दैट इज ओके। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो ये है कि इस तरीके से कुछ आ रहा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं टू डायमेंशनल केसेस के बारे में बात करते हैं, तो टू डायमेंशनल केसेस में क्या होता है, टू डायमेंशनल केसेस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ऐसे रेयर से पूछे जाते हैं। बस आपको क्या होता है, आपको वो वेव देखनी होती है जो वेव ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, और एफ जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको जो वेलोसिटीज है वो अलोंग दी वेव डालनी होती है। तो वीएस का अगर ये एंगल थीटा 1 है तो वीएस कॉस थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और वीओ का ये वाला एंगल सपोजली थीटा 2 है तो ये वीओ कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाएगा। तो सी माइनस वीओ में अगेन माइनस वीओ कॉस थीटा, नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये होगी हमारे पास, तो सी माइनस वीओ कॉस थीटा ऐसे कुछ आ जाएगा डिवाइडेड बाय इस वाले की वजह से जो आएगा सी माइनस वी एस कॉस थीटा ऐसे कुछ आ जाएगा। अगेन गाइस देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि बेसिकली आपको अलोंग द लाइन जॉइनिंग वेलोसिटीज देखनी है, अलोंग द लाइन जो वेव जो वेव सुनाई दे रही है उसके लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो देखनी है, उसके हिसाब से आपको अपना क्या कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसीज की बात करनी है। तो ये बेसिक बात हमारा यहाँ पे लार्जली एक लेवल पे चैप्टर खत्म हो जाता था, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस खत्म हो गया, बेसिक ऑफ द वेव्स खत्म हो गया, बट एक और छोटा सा एक टॉपिक आ जाता था, प्रेशर वेव वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वेव, कि हम लोग जब हम डिस्प्लेसमेंट के रूप में इमेजिन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसी चीज को हम प्रेशर के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं कि प्रेशर चेंजेस क्या है।
तो प्रेशर में बस एक चीज में ध्यान रखता था कि यार प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। क्या रिलेशन होता है? बी ए के या बी के ए, जो भी हमें ठीक लगता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि भाई बी ए के हो जाता है ये। इज दैट ओके? बी बल्क मॉडुलस है, ए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, के 2 पाई बाय लैम्डा है। ठीक है, वही जो हमारा के पहले था, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा वाली जो कहानी थी। फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव कितना होता है? ये दोनों इन फेज नहीं होती, पाई बाय 2 का इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। तो एक साइन का फंक्शन है, दूसरा कॉस का फंक्शन बनता है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक इसके एक छोटा सा कंक्लूजन ये आ जाता है, जैसे ये वाला पॉइंट हमने क्लोज्ड एयर कॉलम में, ये वाला पॉइंट जो है हम इसे एंटीनोड बोल रहे थे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटीनोड है, बट प्रेशर डिफरेंस के लिए नोड है, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का। इज दैट ओके? और ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये नोड है, बट प्रेशर डिफरेंस के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर में चेंज आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दब सकता है वाला पॉइंट, ये एंटीनोड है प्रेशर डिफरेंस के लिए। ये बातें कभी शायद यूज हो सकती हो, तो इसलिए मैंने बता दी है, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात और हमारे दिमाग में आती थी, विच वॉज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब ये होता था कि अगर, लिख लो, लिखना चाह रहे हो, वेट कर रहे हो मैं। एंड करेक्शन में सिर्फ ये होता था कि अगर हमारे पास एक एयर कॉलम है, एयर कॉलम में हम डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, बट वो एक्चुअली यहां नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 0.3d डिस्टेंस ऊपर होता है। तो अगर ओपन एयर कॉलम है दोनों तरफ से, तो 0.3d और 0.3d दोनों तरफ से बाहर आ जाएगा, तो जो एल इफेक्टिव हो जाएगा वो एल प्लस 0.6d हो जाएगा। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड करेक्शन इज अ रेयरली यूज कॉन्सेप्ट। अगेन रेयरली, क्वेश्चन में रेयरली एंड करेक्शन वाली बात आती है, एंड यू विल हैव टू मेक सेंस। या तो क्वेश्चन एग्जामिनर खुद ही एंड करेक्शन का वर्ड यूज कर ले क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस बन रही होंगी कि यू वुड हैव मोर इंफॉर्मेशन देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां से आपको समझ आना पड़ेगा कि एंड करेक्शन जैसी चीज शायद कंसीडर करनी पड़े। अगर क्लोज एयर कॉलम होता तो यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना होता? एल प्लस 0.3d, क्योंकि सिर्फ इस बार यहाँ पे हमारे पास एंटीनोड वाली पोजीशन आती। इज दैट ओके? तो एल प्लस 0.3d ऐसे कुछ हो जाता हमारे पास। एक और हमारे पास छोटा सा प्रश्न इक्वेशन ऑफ द वेव में पहले ही बता सकता था वैसे तो ये, बट स्टिल ठीक है, अभी बता देता हूं। ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेव है और वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, और कोई वेव है और वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? टी इक्वल टू 0 पे उसकी पिक्चर ऐसी है, टी इक्वल टू 0 पे उसकी पिक्चर वेव की ऐसी है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, मैं सिंपल सी चीज ये सोचता हूं, वेव की इक्वेशन सोचते समय मेरे लिए हमेशा एक बात होती है कि मैं इस वाले पॉइंट की इक्वेशन ट्रेस करने की कोशिश करता हूं, ये वाला पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, इसकी एसएचएम की इक्वेशन क्या है। इसके एसएचएम की इक्वेशन में कैसे ट्रेस करता हूं? इसके एसएचएम की इक्वेशन में ट्रेस कर लेता हूं बाय नोइंग अगर लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है वेव, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टेंट बनाऊंगा। तो ये पार्टिकल अभी 0 पे है, 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो अच्छा मुझे समझ आ गया इस पार्टिकल के लिए y इज a sin ओमेगा t। बस अब ये लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है, तो t को किससे रिप्लेस करना होता है मुझे? t प्लस एक्स बाई सी से। ऐसा कुछ होता है, ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस के से प्लस के एक्स है, तो प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ट्रैवलिंग में y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, देखिए सिंपल। तो बहुत बार टी इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट अगर हमें दे दिया जाए तो हमें वेव की इक्वेशन साइन होगी, कॉस होगी, प्लस होगी, माइनस होगी, बहुत सारी चीजें हम लोग इससे फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव की, तो ये क्या बकवास है? अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या इंटेंसिटी ऑफ द वेव का? हाफ रो सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत बार इसमें ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई एफ भी डाल देते हैं, तो ये फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रो सी न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर जैसा भी लिख तो दिखा आता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिखा होता है, क्योंकि 2 पाई का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर हो तो 2 और वो ऐसे कुछ आ जाएगा, तो वेरी कॉमन, मेरे को यही याद रहता है, मैं ये निकाल लेता हूँ जरूरत पड़ती है तो। और एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, हाँ आप आगे बताओ, बाई 2 रो सी। अगर आप प्रेशर डिफरेंस का एम्पलीट्यूड आपको पता हो,
तो वहां से भी हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अगेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है ना इसमें, मतलब बिल्कुल पेल पेल के इंफॉर्मेशन है वेव्स वाले चैप्टर में। मैं सोच रहा 2 पार्ट में बना दूं इसके शॉर्ट नोट्स, बट कोई नहीं, तो खत्म हो ही गया। इंटेंसिटी इन डेसिबल, सिंपल सी बात है, 10 log I बाई आई नॉट। ये 10 भी तो होता है ना, होता है यार 10 तो पक्की बात होगा, वरना 120 कैसे हो जाएगा डेसिबल, है ना। तो वो तो बहुत ही पावर का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ बेस में 10 भी होता है। 10 टाइम्स log ऑफ I बाई नॉट, इस तरीके से आता है। इज दैट ओके? ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है। पॉइंट सोर्स में कैसे वेरी करती है? पॉइंट सोर्स में जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंस पावर बाई 4πr² हो जाती है, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स के केस में पूरे स्फेयर में वेव डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात होती है 1/r² से प्रोपोर्शनल है, तो डबल डिस्टेंस में इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, लीनियर सोर्स अगर हमारे पास हो तो, लीनियर सोर्स अगर हमारे पास हो तो क्या होगी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी हो जाएगी पावर बाई 2πrl। बेसिकली इसमें एक लीनियर सोर्स होती है, तो ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में आपकी इंटेंसिटी डिवाइड होती है। अगेन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये 1/r से प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, विच मीन्स की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी कम होगी, बट अगर डबल डिस्टेंस है तो वो हाफ हो जाएगी। जैसे पिछले केस में 1/4 हो रही थी, बल्ब वर्सेस ट्यूबलाइट की बात है ये कहीं ना कहीं। प्लेन सोर्स के केस में इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। कैसा चल रहा है वेव्स आपका? समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, मतलब कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे तो बेचारे पिलते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं एट अ रेट ऑफ 1 स्टूडेंट फॉर एवरी 15 मिनट्स। कोई नहीं, बट स्टिल अगेन दैट इज ओके। अगेन उसके अलावा एक छोटा सा रिजल्ट, आखिरी रिजल्ट ये है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव वाली कुछ कहानी होती है। अगर वेव किसी मीडियम पे आके हिट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। और बस आपको ये समझना होता है कि अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड AI है, तो जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड में 2 टाइम्स C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 इन दोनों वेव्स की वेव्स, इन दोनों मीडियम में वेव की स्पीड है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है C1 माइनस C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स A ट्रांसमिटेड, सॉरी A इंसिडेंट। इस तरीके से हमारा ये वाला आ जाता है। C1 माइनस C2 होता है बेसिकली, मैं ऐसे याद रख लेता हूं ऐसे कि जो रिफ्लेक्टेड वाला वेव है ना, अगर वो ये नेगेटिव तब हो जाता है जब इसकी स्पीड कम हो दूसरे में, तो हाँ तो ठीक है, C2 माइनस C1 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है ये। ठीक है, थोड़ा सा चेंज ही हो जाएगा उसमें, बट ठीक है। जनरली अगर वेव्स में क्वेश्चन आता है तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, दैट इज ओके। इसका एक फैक्ट होता है कि अगर मीडियम, दूसरा वाला मीडियम जो है वो डेंसर है, विच मीन्स स्पीड कम है, तो इन दैट केस ये AR नेगेटिव हो जाता है, मतलब वेव जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसका फेज एंगल कितने चेंज हो जाता है? पाई से चेंज हो जाता है। तो एक फैक्ट होता है। तो ये हमारे वेव्स के शॉर्ट नोट्स खत्म। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।